स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसा कि हमने चैप्टर के पहले जो है डिस्कस कर ली हुई है कि कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, क्यों आती हैं। एक्चुअली तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही है कि ह्यूमन ने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। इस तरफ आ रहे हैं कि अभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और ह्यूमन बींग्स यहाँ पे अपनी आसानियाँ पैदा करने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता जा रहा है। क्योंकि ये एक नुकसानदेह चीज़ है, इसलिए अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं कि किस तरह इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है रिड्यूसिंग पोल्यूशन। रिड्यूसिंग पोल्यूशन, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना और पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी। तो सबसे पहला स्टेप जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए कि रिड्यूस करें पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। अब जैसे हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की पोल्यूशन जो वो क्रिएट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आ जाता है सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। एयर पोल्यूशन का मतलब होगा हवाई आलूदगी जो फिजा में क्रिएट की जा रही है। लैंड पोल्यूशन का मतलब है जमीन पे रहने के लिए जो आप जितना वो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन है कि पानी के जितने भी जराए हैं उनको कैसे पोल्यूट किया जा रहा है और इनके सोल्यूशंस क्या होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग पोल्यूशन में सबसे पहला कि आपने उस पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। कहाँ पे कम करना है पोल्यूशन को? सबसे पहला काम उसके सोर्स पे कम करना है। सोर्स पे कम करने का मतलब होगा कि आप उस पोल्यूशन को क्रिएट ही ना करें, कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें। आप इसके लिए एज अ स्टूडेंट अगर आप देखें तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आप अपने घर को साफ रखें, अपने स्कूल्स को साफ रखें, कि जितना भी वहाँ पे कूड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना भी कूड़ा पैदा हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें कि किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। घरों में जो कूड़ा है उसको ओपन प्लेसेस पे ना फेंके। जी गवर्नमेंट की तरफ से जो जगह बनाई गई हैं जहाँ पे कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने का कहा गया है वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। देन फिर अगर आप एयर पोल्यूशन की तरफ आए तो जितना भी एयर पोल्यूशन में जो धुआं गाड़ियों की वजह से जाता है तो उसमें इस एक सोल्यूशन ये भी दिया जाता है कि आप अपनी पर्सनल कार्स यूज करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। मतलब प्राइवेट व्हीकल्स यूज ना करें। आपने कहीं भी लोकल कोई सफर करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करें। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि एक तो आपकी फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, कि जो आपने फ्यूल अपनी प्राइवेट कार यूज करनी है उसमें फ्यूल एडजस्ट करवाना है, उस पर आपकी इनकम खर्च होगी। लेकिन अगर उसकी बजाय अगर आप वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो आपका जो वो मिनिमम पैसों में वो काम हो जाएगा। और इसका एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप प्राइवेट कार यूज कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी का धुआं अलग से एनवायरनमेंट में जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलनी ही चलनी है और उसका धुआं अलग से जाएगा। तो अगर आप अपनी प्राइवेट कार्स को कम से कम यूज करें तो एक तरीके से आप इसमें एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं कि पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं। फिर जितनी भी व्हीकल्स यूज कर रही हैं उसमें सल्फर और लेड फ्री फ्यूल यूज करना चाहिए, क्योंकि सल्फर और लेड ऐसे जो पार्टिकुलेट मैटर है जो एनवायरनमेंट में या हमारी हवा में जाते हैं और एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। देन जितनी भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं उनको जो है वो पॉपुलेटेड एरिया से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अब इसमें ये बात आती है कि इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं तो अब इंडस्ट्रीज से तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा। तो उसके लिए ऑप्शन जो है कि जितने भी इंडस्ट्रीज के वहाँ के ऑनर्स हैं उनको चाहिए कि अगर उनका एग्जॉस्ट या निकलने वाली गैसेज जो है एग्जॉस्ट गैसेज एसिडिक है तो उनको एनवायरनमेंट में रिलीज करने से पहले उनकी न्यूट्रलाइजेशन की जाए। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो जाएगा कि उसकी एसिडिक करैक्टर को खत्म किया जाएगा। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स यूज की जाए। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जिनको हम CFCs बोलते हैं, ये CFCs है क्या है? ये वो वाली गैसेज हैं कि जो हम अप्लायंसेज यूज करते हैं अपने होम में वहां से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर से, AC से, तो इनके चलने से निकलने वाली गैसेज जो CFCs हैं ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। तो इनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए ताकि CFCs जो है एनवायरनमेंट में ना जाएं। एक और स्टेप जो यहाँ पे बताया गया है कि 4R स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे जो 4R स्ट्रेटेजी आपकी बुक में दी गई है सबसे नंबर 1 पे है जी रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जी 4R स्ट्रेटजीज का मतलब है, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजीज जो है R से स्टार्ट हो रही हैं इसलिए इसको 4R का नाम दिया गया है। सबसे पहली स्ट्रेटजीज है रिफ्यूज। रिफ्यूज का क्या मतलब है कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल ही रिफ्यूज कर दें, मतलब उसका इनकार करें, कि कोशिश करें कि वो इसको इस्तेमाल ना ही करना पड़े। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दी है कि आपने जो है वो अगर कहीं सफर करना है तो आप अपनी प्राइवेट व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्राइवेट कार को रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो एक तो फ्यूल कंजम्पशन के लिए, दूसरा एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। सेकेंड स्ट्रेटेजी है रिड्यूस।
जी, रिड्यूस का मतलब है कि किसी चीज़ के इस्तेमाल को कम कर देना। मीन आप इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म नहीं करें, लेकिन उसका इस्तेमाल कम से कम करें, रिड्यूस कर देना। नंबर 3 पे आता है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है उस चीज़ को बार बार से इस्तेमाल करना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक बैग ना यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो आप एक दफ़ा यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, बार बार फेंकते हैं। लेकिन कोई और कपड़े का थैला या कोई इस तरह चीज़ यूज़ करें कि जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल भी आ सकती है, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको जो है वो बार बार यूज़ किया जाए, तो ये रीयूज़ में आ जाएगा कि आप उस चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4 इज रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है कि उस चीज को आप दोबारा से यूज कर सकें, लेकिन रीन्यू करके। इसकी एग्जांपल जैसे कोई प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो एक्स्ट्रा है उसको मेल्ट किया जाए और उससे न्यू चीज बनाई जाए, या कोई ग्लास मटेरियल है या कोई मेटल्स हैं उनको उनकी मोल्टन फॉर्म में लेके आया जाए और रीशेप किया जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये रिसाइकल है। तो इस तरह ये जो 4R स्ट्रेटेजी है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, के आप अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए चीजों का इस्तेमाल या तो कम से कम करें या उनको जो है रीयूज करें या उनको रिसाइकल करके न्यू चीज जो है वो न्यू प्रोडक्ट बना लें। जी, सेकंड सोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज द प्लांटेशन। प्लांटेशन का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाए जाएं। प्लांट्स के बेनिफिट्स या दरख्तों के फायदे वो आप सबको पता है कि सबसे पहले जो है जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना और हमें ऑक्सीजन देनी है। फिर जिस भी एरिया में ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे वो उस एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। देन आपको पता है कि बर्ड्स के लिए या कोई भी एनिमल्स हो वो उनका हैबिटेट होता है ये ट्रीज वगैरह, तो ये दरख्त बहुत से परिंदों के लिए उन एनिमल्स की रहने की जगह है। फिर आप दरख्तों से जो है फ्रूट्स भी लेते हैं, फ्लावर्स भी लेते हैं। इसी तरह से प्लांटेशन है बहुत इफेक्टिव वे है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे डायग्राम में भी शो किया गया है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ट्रैश या जितना भी कूड़ा है उनको जो है डस्टबिन में फेंके, या यहाँ पे जो प्लांटेशन की जा रही है। जी, ये रीप्लांटेशन की जा रही है कि पौधे बार बार उगाए जा रहे हैं। नंबर 3 पे है जी प्रोटेक्शन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। आप सबसे पहले तो इसमें ये देखें कि एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं। ऐसी स्पीशीज के जो अभी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, कि अगर उनका प्रोटेक्शन ना दी गई तो उनका सर्वाइवल इस एनवायरमेंट में जो एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो वाली स्पीशीज को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो आप प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज की इनकी प्रोटेक्शन या इनकी हिफाजत की जाए। गवर्नमेंट को ऐसे प्लान्स जो है वो करने चाहिए कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो खत्म ना हो, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन की जाए कि वो अपनी स्पीशीज को आगे जो है वो बढ़ा सके। अब स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड क्यों हो रही हैं, इसमें सबसे पहला जो इसमें रीजन है कि उनका हैबिटेट लॉस है। अब हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी जानवर के रहने की जगह। तो जब उनका हैबिटेट ही खत्म किया जाएगा, जब उनकी वो रहने की जगह को ही खत्म किया जाएगा, तो वो स्पीशीज जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, दरख्तों को काटा जा रहा है। जितनी जो कल्टीवेटेड लैंड थी उसको एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो घरों में रहने के लिए तब्दील किया जा रहा है। तो इस तरीके से ह्यूमन जो है वो अपने आप को तो फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन बाकी स्पीशीज जो है वो इससे नुकसान पहुंच रहा है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जैसे पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब की सब चीजें जो बढ़ रही हैं और इसका अल्टीमेट नुकसान ह्यूमंस को ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, तो गवर्नमेंट को ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि इन एंडेंजर्ड स्पीशीज का सेव किया जा सके, कि इनकी आबादी खत्म ना हो, ये स्पीशीज इस एनवायरनमेंट में या हमारे जमीन से खत्म ना हो, बल्कि अपनी स्पीशीज को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। अब जैसे यहाँ पे जो है वो कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड है। इसमें जो है वो स्नो लेपर्ड दिया गया है, इंडस रिवर डॉल्फिन है, देन मार्खोर तो जिसको कहते हैं जी पाकिस्तान का जो है वो नेशनल एनिमल भी है, लेकिन वो भी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया है। तो इन स्पीशीज को एंडेंजर्ड होने से बचाने के लिए इनका जो है वो शिकार जो है वो बैन होना चाहिए, कि इन पे शिकार ना किया जाए, और गवर्नमेंट को जो है इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना चाहिए, या फिर एनिमल्स के लिए जो कोई जू बनाने चाहिए जहाँ पे ये इजीली जो है वो इस एनवायरनमेंट में रह सकें।
हाँ जी, ये एक्टिविटी देखें जी। एक्टिविटी में ट्रेस कलर एंड राइट बिलो हाउ द एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन आर कीप एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। आप देखें नंबर 1 पे ये कैसे जो है वो कह रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि बच्चे जो है एक पौधा उगा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर एक प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांट्स के बेनिफिट्स आपको पता है कि किस तरीके से प्लांट जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा हमें अपने इससे बेनिफिट भी मिलते हैं। दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें खुराक मिल सकती है, कोई फल वगैरह मिल सकते हैं, और दरख्त जो है वो परिंदों का, बहुत से बर्ड्स का हैबिटेट भी है। हाँ जी, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है वो जितने रैपर्स हैं वो उनको बिन्स में डाल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना वेस्ट को जो है वो वहीं पे रिकवर कर रहे हैं, उसको एनवायरनमेंट में फैलाने की बजाय या कूड़ा गंद डालने की बजाय उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। और किसी भी चीज़ को जो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए तो इसका मतलब है कि आप अपने एनवायरनमेंट को खुद से साफ कर रहे हैं। हाँ जी, एक्टिविटी है कि इसमें पूछा गया है कि आप जो है वो कुछ ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम बताएं। कुछ तो इन्होंने यहाँ पे आपको दे दी हैं, लेकिन कुछ का जो है पूछा गया है कि आप उनकी पिक्चर्स लगाएं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नाम बता देती हूँ, आप सर्च इसको खुद करेंगे जी। जायंट पांडा ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि इंडेंजर्ड है। देन माउंटेन गोरिल्लाज, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। देन अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जी। तो ये आपको कुछ स्पीशीज़ के नाम बता दिए गए हैं जो कि इंडेंजर्ड है। ये कुछ तो आपको नज़र आ रही हैं, जैसे वुल्फ है, टर्टल है, टाइगर, लेपर्ड है, लायन है। तो ये स्पीशीज़, इनके अलावा जायंट पांडा, माउंटेन गोरिल्लाज, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, तो ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड हो रही हैं। तो इनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को प्लान बनाने चाहिए कि इनको इंडेंजर होने से बचाया जा सके। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको अवेलेबल हो।